बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है तू मेरा नसीब है और उसे तहरीर किया है फरहत अंसारी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। वो यूनिवर्सिटी रोड से उतरकर मेन रोड अबूर करके जेली सड़क पर आ गया था। फिर तवील सड़क अबूर करके बाएं समत मुड़ गया और अब चंद सानिये बाद बड़े से ब्राउन आहनी गेट के सामने खड़ा था। टफ प्रैक्टिकल और अब धूप की तमाजत ने उसे खासा थका डाला था। उसने चंद सानिये ठहर कर अपने बाल सेट किए और गेट पर लगी इतलाई घंटी बजाई। हारिस भैया आ गए यानी। अंदर से फौरन जैनी की चहकती चीख नुमा आवाज बरामद हुई। वह एनी को इतला देकर फौरन गेट की तरफ लपकी। हारिस के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। अस्सलाम वालेकुम भैया। हस्बे तवक्को सामने जैनी थी। उसने अपनी मखसूस मुस्कुराहट समेत उसे अंदर दाखिल होने का रास्ता दिया। वालेकुम अस्सलाम मासी। वो उसके सर पर हल्की सी चपत लगाता अंदर दाखिल हो गया। बनी संवरी एनिया उसके सामने थी। वो डार्क ब्लू कलर पर सफ़ेद कढ़ाई के सूट में हम रंग आवेज़े पहने बेहद प्यारी लग रही थी। उसकी दूधिया रंगत मजीद खिल गई थी। उसके गोरे गालों पर गुलाबियाँ घुली हुई थी। हारिस की शौक नजरें उस पर जम कर रह गईं। ज़ेनिया लफज मासी पर बदमजा होकर रह गई। हारिस उसे इसी नाम से छेड़ता था और वो हर बार तप भी जाती। हारिस उसकी इसी हालत से खूब हिज लेता। मासी से बना कर रखिएगा, हो सकता है इसी में आपका भला हो। वो जीनिया से 5 साल बड़ा था। उन दोनों में बेहद बेतकल्लुफी थी। जीनिया ने शोखी भरी जोमानी बात की तो वो जवाबन गड़बड़ा कर नजरें फेर गया। ममा, हारिस भैया आ गए हैं। वो एनिया को वर्दा के हाथ छोड़ देंगे। एनिया को अपनी फ्रेंड के भतीजे की बर्थडे में जाना था। तैयार होकर बाबा का इंतजार कर रही थी। बाबा ने ऑफिस से जल्द आने का वादा किया था। वो लेट हो रही थी और बाबा के इंतजार में टहल रही थी कि हारिस आ गया। वो बेहद थका हुआ था। इस पल अगर उसे मम्मा, भाभी या हानिया में से कोई काम का कहता तो वो फौरन इनकार कर देता, मगर अब दिल का मामला था। उसकी थकन लम्हों में उड़न छू हो गई। उसने ममनूनियत से जीनिया को देखा जिसकी निगाहों में मुसलसल शोखी नाच रही थी, जबकि एनिया जी भरकर बदमजा हुई थी। उसे अपना ये फर्स्ट कजन जहर लगता था। हारिस अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी की वजह से लड़कियों में बेहद मकबूल था। वो जहाँ जाता लड़कियां उसके गिर्द मंडलाने लगती और वो राजा इंदर बना लड़कियों से घुल मिल जाता। एनिया को उसकी यही आदत जहर लगती थी। उसे हारिस के इस छिछोरेपन से चिढ़ थी। एनिया ने गुस्सीली निगाहों से बहन को देखा जो उसे नजरअंदाज किए किचन में मसरूफ माँ से मुखातिब थी। मम्मा, बाबा आते होंगे। वो माँ के कुछ कहने से पहले ही बोल उठी। तुम इतनी देर से मेरा सर खाए जा रही थी, अब हारिस के साथ चली जाओ। वो मामा से बाबा का पूछ पूछ कर उनका नाक में दम कर चुकी थी, पर उसने हारिस के साथ जाने से इनकार कर दिया तो उन्हें उस पर शदीद ताव आ गया और वो उसे लताड़ कर दोबारा किचन में चली गई। अच्छा, वो मरे मरे लहजे में कहती। जेनिया और हारिस को शोलाबार निगाहों से घूरती आगे बढ़ गई। हारिस गाड़ी बाहर निकालने लगा। जीनिया ने बहन से निगाह बचाकर विक्ट्री का निशान बनाया। वो दबी मुस्कुराहट से हंस दिया। एनिया जलती भुनती फ्रंट सीट पर आन बैठी थी। हारिस की सारी थकावट मोहब्बत की खुशबू में ढल गई थी। एनी प्लीज मुझे ये टॉपिक समझा दो। जीनिया के एनुअल एग्जाम्स करीब थे। वो काफी देर से केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे सही हल नहीं निकल रहा था। बाबा की शदीद ख्वाहिश थी कि उनकी दोनों बेटियां डॉक्टर बने। एनिया का मेडिकल में एडमिशन कुछ मार्क्स से रह गया था। अब जीनिया बाबा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए सख्त मेहनत कर रही थी। वो इंटर पार्ट 2 की स्टूडेंट थी। उसने पेन नोटबुक पर पटकते हुए जिच होकर उसे मुखातिब किया। तुम जाओ, जाकर अपने हारिस भैया से समझो। एनिया को उस पर सख्त ताव था जो इतने रोज गुजरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ था। उन दोनों में बातचीत होती थी मगर वो उस पर अपनी खफगी जताने का कोई मौका नहीं जाने देती थी। हारिस भैया, वो भी उसी की बहन थी। उसने बहन की खफगी को खातिर में लाए बिना मुंह सहन में उतरती सीढ़ियों की तरफ करके बावाज़े बुलंद हारिस को पुकारा था। क्या हुआ ज़ैनी? वो तो जैसे हर लम्हा नीचे से अपने नाम की पुकार का मुंतजिर रहता था। दिल महबूब की दीद का कोई लम्हा गंवाने पर तैयार नहीं था। वो बोतल के जिन की तरह फौरन बालकोनी में आड़ लटका। भैया, मुझे आपसे एक सवाल समझना है। ज़ेनिया ने ताबेदारी का शानदार मुजाहरा करते हुए फौरन अपना मसला बयान किया। जस्ट ए मिनट। वो चुटकी बजाता पीछे हटा और अगले लम्हे सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई। एनिया के सर पर लगी और तलवों पर भुजी। वो पांव पटकते हुए अंदर चली गई। हारिस नीचे आया तो वो दुश्मने जहां गायब थी। वो सरदाह खींचता इशारतन जेनिया से उसके मुतल्लिक पूछता,
زینیا کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے کمرے کی سمت اشارہ کیا۔ زینیا نے اس کے سامنے بک رکھی تھی۔ حارث بھی فارمیسی کے بعد کیمسٹری میں ایم فل کر رہا تھا۔ اس نے فارماسیوٹکس کی بجائے کیمسٹری کو ترجیح دی تھی۔ چونکہ ایم فل کیمسٹری میں خاصا سکوپ تھا، اسی لیے اسے اپنا فیوچر برائٹ نظر آ رہا تھا۔ وہ بے حد ذہین و محنتی تھا۔ اس نے فارمیسی میں شاندار مارکس لیے تھے اور اب وہ ایم فل میں بھی کافی محنت کر رہا تھا۔ حارث نے نوٹ بک لے کر نومیریکل سمجھانا شروع کیا۔ تمہاری بہن میرے ہاتھوں ضائع ہوگی۔ اس نے نومیریکل سمجھا کر جواب چیک کیا تو وہ غلط تھا۔ دراصل اس کے حواسوں پر اس وقت عینیاں سوار تھی۔ اس نے مصنوعی غصے سے دانت کچکچائے تھے۔ پھر ہو گئی آپ دونوں کی شادی؟ وہ بے تکلفی سے شوخی پہ مائل تھی۔ سسٹر، تم نے سیدھا دل پہ ہاتھ مارا ہے۔ وہ شوخی سے دل پر ہاتھ رکھے نیچے ڈھہ گیا۔ زینیا بے ساختہ کھلکھلا دی۔ حارث وہ ڈپارٹمنٹ سے نکل کر پارکنگ ایریا میں داخل ہو رہا تھا جب اس کے پیچھے دلکش نسوانی آواز ابھری۔ وہ طویل سانس بھرتا نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا۔ آج میرا روٹ مس ہو گیا ہے، مجھے گھر ڈراپ کر دو۔ حارث کبھی کبھار گاڑی پر یونیورسٹی آ جاتا تھا۔ آج بابا اور چچا آفس لیٹ گئے تھے۔ وہ یونیورسٹی کے لیے نکلنے لگا تو اس نے بابا سے گاڑی مانگ لی تھی۔ جاسیہ اس کے ہم قدم ہو گئی۔ اس کی اور جاسیہ کی ملاقات جلد دوستی میں ڈھل گئی تھی۔ وہ حسب عادت ہر خوبصورت لڑکی سے جلدی دوستی کر لیتا تھا۔ جاسیہ ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ کئی لڑکے اس کے لیے تڑپتے تھے مگر اس نے حارث سے دوستی کی تھی۔ حارث نے تو دوستی برائے دوستی کی تھی جبکہ جاسیہ خاصا سیریس ہو چکی تھی۔ وہ دوستی کی حدود سے کچھ آگے نکل آئی تھی۔ حارث نے جب کچھ غلط محسوس کیا تو اس نے رفتہ رفتہ راہیں بدلنا شروع کی، مگر وہ اس کے گلے کی ہڈی بن گئی تھی جسے نہ وہ نگل سکتا تھا اور نہ ہی اگل سکتا تھا۔ وہ مارے مروت کے دوستی نبھائے جا رہا تھا۔ اس نے جاسیہ کو صاف الفاظ میں دونوں کے رشتے کے متعلق باور کروا دیا تھا، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، یا شاید اسے اپنے حسن پر ناز و یقین تھا کہ حارث ایک نہ ایک دن ضرور اس کی طرف ملتفت ہوگا۔ جاسیہ پلیز، ہم صرف اچھے دوست ہیں۔ وہ حارث کی سنگت کے بہانے ڈھونڈتی۔ اسے حارث سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اسے پانا چاہتی تھی۔ اس نے دانستہ روٹ مس کیا تھا۔ حارث نے زچ ہوتے ہوئے اسے نرمی سے دوبارہ باور کرایا۔ آئی نو حارث۔ وہ جواباً زمائنی شوخی سے مسکرائی تھی۔ اس نے اپنے ریشمی بالوں پر ٹکے سن گلاسز کو آنکھوں پر ٹکاتے ہوئے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ چڑ گیا تھا۔ پلیز جاسیہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس نے پہلے جتنی بھی لڑکیوں سے دوستی کی تھی ان میں سے کوئی بھی اس حد تک انوالو نہ ہوئی تھی، سو اسے کبھی کوئی پرابلم بھی نہیں ہوئی۔ وہ اپنی کزن عینیہ سے محبت کرتا تھا اور اسی سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، جبکہ جاسیہ اس سے امیدیں وابستہ کیے بیٹھی تھی۔ وہ اسے کسی دھوکے یا خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے حارث؟ وہ پہلی بار ملتجی ہوئی تھی۔ اس کے ہر انداز میں التجا تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حارث کو کسی بھی قیمت پر منا لے۔ اس کے قدم ڈھیلے پڑ گئے۔ تم بے حد اچھی لڑکی ہو جاسیہ، تمہیں کوئی بھی بہترین لڑکا مل جائے گا۔ حارث نرمی و بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بند گلی میں کھڑا تھا، اسے آگے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جاسیہ سے دوستی اسے راس نہیں آئی تھی۔ اسے پہلی بار اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ بہترین لڑکا تم کیوں نہیں ہو سکتے ہو حارث؟ جاسیہ تڑپ کر روکھی ہو گئی۔ وہ محبت کی پرخار وادی میں اتنا آگے بڑھ چکی تھی کہ اسے واپسی کا سفر جان لیوا لگ رہا تھا۔ میں اپنی کزن سے محبت کرتا ہوں جاسیہ۔ اس کے لہجے میں ناکردہ احساس گناہ جاگ اٹھا تھا۔ جاسیہ نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ کتنا جاگسل لمحہ ہوتا ہے محبوب کے منہ سے اس کے محبوب کا ذکر سننا، وقت جیسے تھم کر رہ جاتا ہے۔ جاسیہ ساکت رہ گئی، اس کی پلکوں پر آنسو مچلنے لگے۔ محبت نے اسے مشکل دوراہے پر لا پٹکا تھا۔ یار آج کل تم اور جاسیہ زیادہ تر اکٹھے رہتے ہو۔ وہ تیمور کے ساتھ لائبریری میں تھا اور دونوں نوٹس تیار کرنے کے لیے ریفرنس بک ڈھونڈ رہے تھے۔ آخر کار انہیں تھوڑی تگودو کے بعد مطلوبہ کتاب مل گئی۔ وہ اسے ایشو کروا کر باہر نکلا تو تیمور نے گفتگو چھیڑ دی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے عینیہ سے محبت ہے۔ اس نے لاچاری سے اپنے دوست تیمور کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ وہ حارث کی عادت سے واقف تھا مگر اسے اس کی یہ عادت پسند نہ تھی۔ صنف مخالف میں کشش محسوس کرنا فطری بات ہے مگر تفریح لینا بالکل نامناسب ہے۔ جاسیہ بہت اچھی لڑکی ہے حارث۔ تیمور کو جاسیہ اچھی لگتی تھی۔ اسے حقیقتاً جاسیہ سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا دل دکھ رہا تھا۔ تیمور، میں لڑکیوں سے دوستی ضرور کرتا ہوں مگر میں فلرٹی نہیں ہوں یار۔ مجھے اس کے جذبات کا جیسے ہی علم ہوا میں نے اس سے
दूर हो जाना चाहा। मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता हूँ। हारिस फितरतन अच्छी तबीयत का मालिक था। उसका मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था। उसने दोस्त से हाल दिल बयान किया। वो हकीकतन जासिया के लिए फिक्रमंद था। तैमूर के चेहरे पर तफक्कर का जाल फैल गया। हानिया, अरे हानी किधर हो तुम? हानिया और ऐनिया दोनों क्लास फेलोज थी। मौसम खासा खुशगवार हो रहा था। वो स्टडी से उकताई तो ऊपर चली आई ताकि वो जरा रिलैक्स हो सके। फिर वो उसे पुकारती कमरे में आई, मगर वो खाली था। वो पलटी तो सामने से आते हारिस से टकरा गई। सॉरी हारिस भैया। चूंकि गलती उसी की थी, उसने फौरन माजरत कर ली। उसकी खूबी थी कि वो हर दर्मी का मुजाहरा करने की बजाय फौरन अपनी गलती मान लेती थी। हारिस दोनों हाथ सीने पर बांधे उसे शौकी से तकने लगा। वो फिरोजी कलर के प्रिंटेड सूट में मलबूस लंबे रेशमी बालों की सीधी मांग निकाले मासूमियत भरी सादगी में गजब ढा रही थी। हारिस, वो उसकी राह में हायल था। वो झुंझला गई। जी जाने हारिस। उसने शौकी से सरगोशी की तो वो तिल मिलाकर रह गई। हारिस की नजरें हमेशा उसका सामना होते ही जगमगाने लगती। वो उसकी आंखों की बढ़ती चमक फौरन महसूस कर लेती। वो बिलाशुबा किसी भी लड़की का नसीब बनता तो वो खुद पर नाज़ां होती, लेकिन उसे हारिस से चिढ़ थी। वो लड़कियों से दोस्ती करने की आदत की बिना पर उसे एक आंख ना भाता था। वो हर बार उसका सामना होने पर गुस्सा करती। वो उसकी कजन थी। उसे लगता जैसे वो उसे भी दूसरी लड़कियों की तरह ट्रीट करता है, बल्कि उसे तो जीनिया और उसकी बेतकल्लुफी भी एक आंख ना भाती। बदतमीज कहीं के। वो गुस्से से उसकी बात पर बड़बड़ाती। उसके पैर पर जोर से पैर मारकर चली गई। वो तकलीफ से पांव पकड़कर बिलबिलाता उछल कूद करने लगा। जासिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तैमूर के बुलाने पर वो चौंकी थी। हारिस के इनकार के बाद वो काफी बदल गई थी। वो ना तो क्लास की किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेती और ना ही किसी क्लास फेलो से बात करती। वो जैसे खुद से भी रूठ गई थी। उसने अपनी दुनिया खुद तक महदूद कर ली थी। वो सारा दिन चुपचाप अपने काम से काम रखती और हारिस का सामना करने से हत्तुल वसाई जितनाब करती। वो लास्ट पीरियड अटेंड करके क्लासरूम से निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ रही थी कि उसे तैमूर ने बीच राह में रोक लिया था। जी कहिए। वो ठहर कर नरमी से तैमूर से मुखातिब हुई। उसकी झील सी आंखों में बेनाम उदासी ठहरी थी। तैमूर का दिल दुख से भर गया। जासिया, एक्चुअली मुझे तुम अच्छी लगती हो। तैमूर ने उसकी उदास आंखों में झांका। आंखों की चमक मांद पड़ चुकी थी। वो लम्हा भर को सटपटा गई। उसे तैमूर से ये तवक्को हरगिज नहीं थी। जी। वो सटपटा कर पीछे हटी थी। उसे क्लास में काफी लड़के पसंद थे और उससे दोस्ती के ख्वाहां थे, मगर उसने सिर्फ हारिस को चाहा था और उससे मोहब्बत में नाकामी के बाद खुद पर सख्त खोल चढ़ा लिया था ताकि कोई उसके करीब ना आए। मोहब्बत खैरात में मिलने वाली चीज नहीं है, वरना वो अपना सब कुछ दान करके मोहब्बत पा लेती। उसने मोहब्बत में जख्म खाया था। वो दोबारा कोई दुख नहीं झेलना चाहती थी। जासिया प्लीज, मुझे गलत नहीं समझिएगा। तैमूर ने नरमी से उसे मुखातिब किया। वो उसकी हारिस से दोस्ती के मुतालिक जानती थी। वो नहीं चाहता था कि वो उसे शक भरी नजरों से देखे। हारिस ने भी उसे धोखा तो नहीं दिया था। मोहब्बत किसी को मजबूर करके नहीं करवाई जा सकती है। इसीलिए ना तो तैमूर जासिया के लिए कुछ कर सकता था और ना ही वो अपने दिल में मौजूद उसकी चाहत दबा पाया। तैमूर, मैं लेट हो रही हूँ। जासिया खुद को संभाल कर नरमी से कहती आगे बढ़ गई थी। वो वहीं खड़ा उसका नक्शे पा तकता रहा। व्हाट मामा, ये आप क्या कह रही हैं? बड़े अब्बू ने हारिस के लिए ऐनिया का रिश्ता मांगा था। बाबा ने भाई से सोचने का वक्त मांगा था। वो दरअसल बेटी की राय लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रस्मन मोहलत मांगी थी। मामा और बाबा को हारिस बेहद पसंद था। वो घर का लड़का और देखा भाला था। उन्हें उसके मुतालिक छान फटक भी ना करना पड़ती। उसे मशहूर मेडिकल कंपनी में ऑफर हुई थी। वो जॉब के लिए सीरियस था। बस बेमामूल मामा को दूध देने आई कि उन्हें दवा खानी होती है, तो मामा ने उसे बिठा लिया। वो उनकी बात सुनकर बेसाख्ता तड़प कर उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर नागवारी फैली थी। बेटा, क्या तुम्हें कोई और पसंद है? बाबा दोनों बेटियों के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने दोस्ताना अंदाज में ऐनिया से इस्तफसार किया। उन्हें ऐनिया के नागवार अंदाज से दुख हुआ था। वो तो खुद को एक बेटी के फर्ज से सुबकदोश तस्वुर करके हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। नो बाबा, मगर हारिस नहीं। वो बेख्तियार रो दी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटा, तुम्हारी नापसंदीदगी की क्या वजह है? मम्मा भी परेशान हो गई थी। उन्होंने नरमी से वजह पूछी। उनके गुमान में भी न था कि ऐनिया हारिस को नापसंद करती होगी। वो उसका सामना होने पर अक्सर नॉर्मल रहती थी। उनके लहजे में तासुफ था। मम्मा प्लीज, हारिस नहीं, कहीं और कर दे, किसी से भी। मगर वो नहीं। वो बिलकती हुई टूटे फूटे लफ्जों में इजहारी नफरत करती
इनकार में सर हिलाती उनकी ममता भरी आगोश में समा गई। उसने कभी हारिस के किसी सीरियस रोमांस या फ्लर्ट का ना सुना था, मगर उसे उसकी लड़कियों से दोस्ती भी एक आंख ना भाती थी। वो समझ न सकी कि वो ममा को क्या बताए। उसने गोल मोल लफ्जों में वाजिया इनकार किया था। ठीक है, तुम जाओ, हम कुछ सोचते हैं। माहौल पर भारीपन तारी हो गया था। ममा और बाबा के चेहरों पर तफक्कर की लकीरें फैल गईं। ममा ने उसका कंधा थपथपाकर हौसला देते हुए जाने की ताकीद की थी। वो आंसू पोंछती उठ गई। रात धीरे धीरे सरक रही थी। वो खुले आसमान तले तख्त पर नीम दराज था। एनिया ने साफ इनकार कर दिया। वो उसकी नफरत को हमेशा गुस्सा समझता था। उसे अंदाजा नहीं था कि वो उससे इतनी नफरत करती है कि वो उसका नाम सुनते ही साफ इनकार कर देगी। उसने एनिया से शदीद मोहब्बत की थी। उससे जुदाई का तस्वुर सुहाने रूह था। बेशक वो लड़कियों से जल्द फ्री हो जाता था, मगर उसने कभी किसी लड़की को धोखा नहीं दिया था। उसने एनिया से भी फ्री होने की कोशिश की, मगर वो हर बार उसकी कोशिश नाकाम बना देती। बाबा को एनिया बचपन से उसके लिए पसंद थी। वो बच्चों की बचपन की मंगनी के सख्त खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने भतीजी का रिश्ता ना मांगा। हारिस को जो ही जॉब की ऑफर हुई, उन्होंने फौरन भाई के सामने हाथ फैला दिया था। चचा और चची भी खुश थे। उन्हें हारिस पसंद था। वो जब भी नीचे जाता, चची उसकी खूब आवभगत करती। वो अक्सर एनिया और जीनिया से नोक-झोंक करता और चची हर बार उसकी साइड लेती थी। वो दोनों अपनी माँ से खफा होकर मुंह फुला लेती, मगर चची उसके लाड उठाते ना थकती। एनी, मत करो ऐसा। उसका दर्द दिल बढ़ता ही जा रहा था। वो सोचों के जाल में फंसा निढाल सा हो गया। मुझ में क्या कमी है हारिस? दफतन उसकी याददाश्त के पर्दे पर एक आवाज उभरी। उसने तड़प कर आंखें मीच ली। वो धक रह गया। कहीं उसे जासिया की बददुआ तो नहीं लगी? वो झटके से उठ बैठा और आंखें खोले सामने नीम तारीकी में घूरने लगा। उसने कभी किसी लड़की को दुख दिया था, ना ही किसी को धोखा। फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था? कहीं उसने अनजाने में तो जासिया का दिल नहीं दुखा दिया? वो सोच सोच कर परेशान होता रहा। माह रमजान का आगाज हो चुका था। घर में भोजल खामोशी छाई रहती थी। मम्मा और बाबा अगरचे उससे खफा न थे, मगर वो उससे ज़रूरतन बात करते थे। उसने वालिदैन के कदरे बदरे रवैये को अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। ज़ेनिया भी अक्सर मुंह फुलाए रहती। नमाज ज़ोहर और तिलावत कुरान पाक के बाद मम्मा के सस्ताने का वक्त होता था। वो नमाज असर के वक्त उठती। उस वक्त बाबा ऑफिस से आ जाते। ज़ेनिया और एनिया के ज़िम्मे अफ्तारी तैयार करना था। वो दोनों कॉलेज से आकर फ्रेश होकर अफ्तारी के कुछ लवाजमात तैयार करके फ्रिज में रख देती और तलने वाली चीज़ें अफ्तारी से थोड़ी देर पहले तलती। उनके यहाँ अफ्तारी का खास एहतमाम किया जाता था। एनिया अब दही भल्ले तैयार कर रही थी। ज़ैनी उससे ज़रा खिंची खिंची रहती थी। उसने अपनी नाराज़गी छुपाने की चंदा ज़रूरत महसूस नहीं की थी। एनिया ने दही मंगवाने के बहाने उसे मुखातिब किया था। ज़ेनिया ने खामोशी से दही उसके सामने ला रखा। ज़ैनी, ज़रा टमाटर देना। वो पकोड़े के लिए बेसन घोल रही थी। उसने कसदन उसे जिच करने के लिए कहा। इससे ज़ेनिया की ये नाराज़गी हजम नहीं हो रही थी। वो उसे मनाना चाहती थी, मगर वो क्या करती और क्या कहकर उसे मनाती? उन दोनों में डायरेक्ट कोई झगड़ा या नाराज़गी तो नहीं थी। मम्मा और बाबा संभल कर नॉर्मल हो चुके थे। उन्होंने बेटी के फैसले को दिल से कबूल कर लिया था। ज़ैनी ने साबका खामोशी से उसे टमाटर लाकर दे दिए। ज़ैनी, तुम मुझसे खफा हो? वो डायरेक्ट मुद्दा पर उतर आई। ज़ैनी का रवैया बदला था। अगर वो उससे खफा ना होती तो उसे फौरन इनकार कर देती। एनी ने उसके कंधे थाम लिए। नहीं, ज़ैनी मुख्तसरन जवाब देकर बेसन घोलती रही। उसने बेसन घोलकर फ्रिज में रखा और रुखाई से मुंह फुलाए हुए चली गई। एनिया और उसकी काफ़ी दोस्ती थी। उसने कभी आपी या बाजी कहने का तकल्लुफ ना पाला था। वो बेतकल्लुफी से उसका नाम लेती। एनिया ने भी कभी उसे न टोका था। उसका इतना हक तो बनता था कि वो बहन पर अपनी खफगी बावर करवाती। उसने अनजाने में एक बेहतरीन हमसफर खो दिया था। हारिस उसे बेहद चाहता था। वो यकीनन उसे खुशो खुरम रखता। एनिया उसकी संगत में मिसाली खुशगवार जिंदगी गुजारती, मगर वो कोई ठोस वजह बताए बगैर इनकार कर चुकी थी। मम्मा और बाबा ने दिल पर जबर किए बेटी की खुशी के लिए करवा घूंट पी लिया था। उसने एनिया से बात करना चाही तो मम्मा ने उसे रोक दिया। वो उस पर कोई ज़हनी दबाव नहीं डालना चाहती थी। आखिर जिंदगी इसी को गुजारना थी। एनिया की आंखों में दुख से नमी तैरने लगी थी। ज़ैनिया ने कुनखियों से उसकी नम आंखों को देखा। उसका दिल लम्हा भर को पिघला। अगले पल उसे एनिया की फजूल हट धर्मी याद आई तो वो आगे बढ़ गई। एनिया लब कुचलती, उंगलियां मरोड़ती, नमी अपने अंदर उतारने लगी थी। हारिस की पसंदीदगी घर में किसी से छुपी नहीं थी।
सदीक साहब बेटे की तालीम मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे थे। दोनों भाइयों की क्लॉथ मार्केट में कपड़ों की दुकानें थी। छोटे भाई रफीक ने कारोबार ठप होने पर मकामी फर्म में जॉब ढूंढ ली थी। सदीक साहब का कारोबार खूब चल रहा था, साथ बाप का हाथ बटाता था। हारिस जॉब करना चाहता था। उसे जो ही जॉब ऑफर हुई उसने फौरन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। वो एग्जाम्स के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। सभी को एनिया पसंद थी। उन्होंने रिश्ता मांगा तो भाई ने रस्मन सोचने के लिए मोहलत मांगी और चंद रोज बाद इनकार कर दिया। उन्हें एनिया के इनकार का सुनकर सदमा हुआ था, मगर रफीक की बात में भी वजन था। एनिया को अपनी जिंदगी जीने का हक हासिल था। उन्होंने भतीजी की खुशी के लिए मसलहतन हामी भर ली थी, मगर वो उस पर जबर नहीं करना चाहते थे। वो यूनिवर्सिटी से आकर नमाज जोहर के बाद सोई तो डोर बेल पर आंख खुली। बेल काफी देर से हो रही थी। वो कसलमंदी से बिस्तर पर पड़ी रही। मामा भी सो रही थी। बाबा भी किसी काम से गए हुए थे। गर्मी जोरों पर थी और रोजा भी उसे सता रहा था। उसका उठने का कतन मूड नहीं था। आने वाला भी अपने नाम का कोई ढीठ था। उसने बेल पर उंगली रखी तो हटाने का नाम ही नहीं लिया। नाचार मम्मा की नींद का सोचकर उसे उठना ही पड़ा। उसने सुस्ती से दुपट्टा ओढ़कर ढीले कदमों से आकर गेट खोल दिया और सामने निगाह पड़ते ही वो भौंचक्का रह गई। आप मारे हैरत के उसकी रही सही नींद भी उड़न छू हो गई थी। उसका मुंह खुले का खुला रह गया था। आप अंदर आने को नहीं कहेंगी? तैमूर के चेहरे पर शौक सी मुस्कुराहट बिखर गई। वो उसे दिलचस्पी से तक रहा था। आए? वो खफीफ होकर पीछे हटी। उसके हमराह एक ग्रेसफुल दराज कद खातून भी थी। वो यूनिवर्सिटी में काफी खामोश और लिए दिए रहती थी। अब वो वक्त गुजरने के साथ साथ नॉर्मल होती गई। तैमूर को उसी वक्त का इंतजार था। वो मोहब्बत के दुख से संभल चुकी थी। उसे किसी मुखलिस चाहने वाले हमसफर की अशद जरूरत थी, जो उसके बिखरे वजूद को अपनी मोहब्बत से संवार देता। तैमूर अपनी माँ को लेकर उनके यहाँ आ गया था। उसने जासिया से इस मौजू पर कोई बात नहीं की थी। वो सीधे स्वभाव उसका हाथ मांगना चाहता था। बेटा, और आपके क्या मशागल हैं? सलमा बेगम को बेटे की पसंद पहली नज़र में ही भाग गई थी। जासिया इस असना में मम्मा को जगा कर ले आई थी। चूंकि उन लोगों का रोज़ा था, वो खाने पीने के तकल्लुफ़ में ना पड़ी थी। सलमा ने जासिया को मोहब्बत से देखते हुए इस्तफसार किया। आंटी, मुझे कुकिंग करना पसंद है। जासिया ने शर्मगी मुस्कुराहट से नजरें झुकाए जवाब दिया। उसके दिल में तैमूर के लिए नरम गोशा उभरा था। उसने किसी फ्लर्ट या दोस्ती की बजाय इज्जत से उसका हाथ चाहा था। तैमूर ने उसे मोतबर कर दिया था। जासिया को कुकिंग करना भाता था। वो हर वीकेंड पर कोई ना कोई नई डिश ट्राई करती रहती थी और उसकी बनाई हर डिश बाबा बेहद शौक और रगबत से खाते थे। वाह! तैमूर अक्सर घर में अपनी बहनों और भाभियों से कहता कि वो अमूरे खानादारी, खसूसन कुकिंग में दिलचस्पी रखने वाली से शादी करेगा। वो 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा था और लाडला होने की वजह से वो सबकी छेड़छाड़ का भी निशाना बनता रहता था। तैमूर के होंठ इस हसीन इत्तेफाक पर सीटी की मानिंद गोलाई में फैल गए थे। सलमा भी इस इत्तेफाक से काफी महजूज हुई थी। कुछ देर बाद वो लोग चले गए। सलमा बेगम जाते समय अपना खानदानी तारुफ और आमद का मकसद बता गई। मामा का जहन गहरी सोच में डूबता चला गया। रात में जासिया की मम्मा ने शोहर को सलमा बेगम और तैमूर की आमद का बताया। काउंसलर का हवाला सुनकर बाबा काफी मुतमईन थे। खुर्रम अली अवामी फलाह बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और वो अवाम में खासे मकबूल भी थे। मामा और बाबा ने बाहमी रजामंदी से हामी भरते हुए बेटी की राय लेना भी जरूरी समझा था। मामा को भी तैमूर पसंद आया था। बेटियों वाले मुनासिब रिश्तों के मुतमनी होते हैं। जासिया उनकी इकलौती औलाद थी। उन्होंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। वो उसकी मुकम्मल रजामंदी से हतमी फैसला करना चाहती थी। बेटा, मुझे तैमूर बेहद भाया है। तुम्हें वो कैसा लगता है? मम्मा ने लगी लिपटी रखे बगैर उसकी रजा पूछी थी। मम्मा, जो आपको पसंद हो मुझे कबूल है। जासिया ने अपना मुकम्मल एहतसाब किया था। मोहब्बत की कंठाइयाँ सहकर नरम पड़ चुकी थी। उसके दिल की सरजमीन गैराबाद थी। दिल का मुकीन मुद्दत हुई दिल से निकल चुका था। उसने पूरी दयानतदारी से दिल में झांक कर तैमूर के हक में फैसला किया था। वो बेहतर मुखलिस हम सफ़र साबित होता। अल्लाह तुम्हारे नसीब बेहतरीन करे बेटा। वो मुतमईन और शादा सी उसे दुआएं देती उठ गईं। जासिया ने कमरे की खिड़की खोल दी। दिल की घुटन ज़दा वादी में नरम हवा का झोंका धीरे धीरे उतरने लगा था। इस ईद जिंदगी खुशियों से भरपूर होना थी। उसके लबों पर नरम मुस्कान फैल गई। खबर थी कि धमाका। उसने सुना तो साकित रह गई। बात कुछ खास नहीं थी, मगर दिल को बहुत लगी थी। हुआ कुछ यूं कि ताए अबू के दरीना दोस्त ने हारिस और अपनी बेटी के रिश्ते की बात चलाई थी।
रिश्ता माकूल था, सो ताया अबू और ताई का झुकाव भी उसी समत था। घर में सब हारिस की मंगनी और रिश्ते की बातें कर रहे थे। घर वालों की बातें किसी निश्तर के मानिंद दिल में गड़ी जा रही थी। वो कमरे में अंधेरा किए बिस्तर पर लेटी सोचों में गुम थी। उसने खाना भी नहीं खाया था। ज़ेनिया उसे बुलाने आई थी। उसने भूख ना होने का बहाना बना दिया था। वो लाशौरी तौर पर न जाने कब हारिस को चाहने लगी थी। उसे खुद भी खबर नहीं हुई थी। वो उसकी लड़कियों से दोस्ती से चिढ़ती थी। वो उसे नापसंद करती थी। मोहब्बत ने अनजाने में उस पर शब खून मारा था। मुझे उससे नफरत है। दिलो दिमाग सच्चाई वाजिया कर रहे थे और वो सरनफी में हलाती हुई झुठला रही थी। हारिस का बहाने बहाने से आना, उसे मुखातिब करना, उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब होना, उसे सब कुछ याद आ रहा था। हारिस का इल्तफात और फिर उसके इनकार के बाद उसका लिया दिया अंदाज, उसे ना जाने क्यों बहुत कुछ याद आ रहा था। एनी, यमुना भाभी बहुत प्यारी हैं। वो कोरमा बहुत अच्छा पकाती हैं। उन पर ब्लैक कलर बेहद जचता है। और ज़ैनी भी लड़की देखने गई थी। वो जब से लौटी थी उसी की तारीफ में रितबुल लिसान थी। तो मैं क्या करूं? वो खुद पर हुए नए इदराक से हिरासा थी। इस पर तुर्रा ये कि ज़ेनिया मुसलसल उस मनहूस लड़की की तारीफें किए जा रही थी। लफ्ज भाभी तो सीधा तीर बनकर उसके दिल में जा गड़ा था। ज़ब्ते गिरिया से आंखों में सुर्खी फैली थी कि वो ज़ब्त की तनाबे दामन से खो बैठी और गुस्से से उस पर उलट पड़ी। यमुना की तारीफों में मसरूफ ज़ेनिया ने चौंक कर बहन को देखा। उसके हसीन मुखड़े पर 12 बज रहे थे। एहसासे ज़ियां उसके वजूद से लिपटा था। कीमती मता लुट जाने का दुख उसके चेहरे पर लेबल की मानिंद चिस्पा था। एनी, वो मुतफक्कर सी बात अधूरी छोड़कर बहन का कंधा इस्तफहामिया अंदाज में हिलाने लगी थी। ज़ैनी, मेरे सर में दर्द है, प्लीज यहाँ से चली जाओ। एनी बहन की तशवीश और तफक्कर भरी मोहब्बत में नादिम होकर रह गई। ज़ेनिया ने तो हारिस से शादी से इनकार पर उससे दिनों बोलचाल बंद रखी थी। फिर वो भी मम्मा और बाबा की तरह नॉर्मल होती चली गई थी। हारिस उसके जोग में सारी उम्र कवारा तो नहीं रह सकता था। वो किस बात पर इतनी हाइपर हो रही थी? वो नदामत से चूर धीमे लहजे में कहती रुख मोड़ गई। कहीं कोई गड़बड़ जरूर थी। ज़ेनिया को ज्यादा देर न लगी थी। वो बहन का मुबिम रवैया खोज चुकी थी। उसके लबों पर शोखो मायनी खेज मुस्कुराहट बिखर गई थी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। उसके चेहरे पर लम्हा बलम्हा मायनी खेज मुस्कुराहट गहरी होती गई, जबकि एनिया उससे अपने आंसू छुपाने की सही में निढाल हुई जा रही थी। एनिया, ताया अबू और ताई अम्मी हारिस भैया की शादी इसी ईद पर करना चाहते हैं। लोहा खूब गर्म था। ज़ेनिया ने कारी ज़रब लगाई। वो बुझे दिल से कॉलेज आने जाने और घर के कामों में लगी रहती। बेकैफ सी उदासी उसे हमा वक्त घेरे रखती। एहसासे ज़ियां उसे किसी पल चैन न लेने देता था। उसने अनजाने में अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। वो किसी को क्या दोष देती? उसने तो किसी की खुशियों की परवाह नहीं की थी। शायद इसीलिए उसे कुदरत ने ये सजा दी थी। आंसू हमा वक्त उसकी हसीन पलकों पर टिके रहते और बात बेबात आंखों के गोशों से निकलने को बेताब रहते। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज हो चुका था। उसकी इबादतों वज़ाइफ और दुआओं में शिद्दत आ गई थी। उसकी ये तब्दीली ज़ेनिया से मख्फी न रह सकी। उसने अपना शको वहम जांचने को एनिया को दानिस्ता सताने की ठानी। अच्छा, उसके लबों से सरसराहट निकली थी। वो ईद के लिए सिला जोड़ा तय करके रख रही थी। उसके दुपट्टा तय करते हाथ साकित रह गए। वो खुद को समझा समझा कर थक गई थी। दिले नादां उसी के नाम की माला जपता रहता था। दर्द की शदीद टीसें वजूद में उठी और सारे बदन को तड़पा गईं। बेवकूफ, वो तुम्हारी खातिर जोग तो लेने से रहा। दिमाग ने दिल की नादानी पर उसे बुरी तरह घुरका था। सारा कसूर और फसाद इसी दिल का तो डाला हुआ था। दिल ना उसकी मोहब्बत में तड़पता और ना वो बेकरार होकर उसी को हमा वक्त सोचती। वो मुझसे मोहब्बत करता था। दिल को बहुत कुछ याद आया था। दिल तो उसकी मोहब्बत का आदी था। वो उसे किसी और का होते नहीं देख सकती थी। दिल ने दिमाग की घुरक पर बच्चों की तरह मुंह बसोरते हुए अपने हक में दलील दी। कैसी मोहब्बत जिसे तुमने धुतकार दिया था। दिमाग को गुस्सा आने लगा। जो हारिस उसकी एक झलक देखने के लिए बहाने ढूंढता था और वो उसे देखते ही चिढ़ जाती थी। मोहब्बत इतनी अर्जा नहीं होती है कि यूं इतनी जल्द खफा हो जाए। मोहब्बत अपना वजूद मनवा कर रहती है। दिल किसी की कहाँ सुनता है। वो दिमाग के गुस्से को खातिर में लाए बिना कहने से बाज नहीं रहा। मोहब्बत तो इंसान को कुंदन बनाती है। मोहब्बत जैसा अनमोल जज्बा इंसान के वजूद से आसानी से खत्म नहीं होता है। वो तुम्हारे लिए फराक में मजनू बनने से रहा। वो एक प्रैक्टिकल इंसान है मिस एनिया रफीक।
دماغ نے حقیقت کا تلخ آئینہ اسے دکھایا۔ تلخ حقیقت کا عکس دل پر پڑا تو دل کا درد بڑھنے لگا تھا۔ ٹیسیں دل پر چٹکیاں لینے لگیں تو اذیت قطرہ قطرہ روح تک کو گھائل کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں دھیرے دھیرے نمی اترنے لگی۔ واؤ اینیا، تمہارا سوٹ بہت پیارا ہے۔ اس کی لمحہ بلمحہ متغیر ہوتی رنگت اور زلزلوں کی زد پر آیا وجود زینیا کو صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کایا پلٹ پر متحیر مگر مسرور تھی۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اینی کی شادی حارث بھیا سے ہو۔ لڑکی کو بیاہ کے بعد عزت دینے والے قدردان لوگ ملے تو لڑکی کی قسمت چمک اٹھتی ہے۔ وہ تایا ابو کے گھر خوش و خرم رہتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھلملاتی نمی بھی دیکھ چکی تھی۔ زینیا سوٹ کی تعریف کرتی مسرور سی پلٹ گئی تھی۔ شک یا وہم یقین کی صورت ڈھل چکا تھا۔ اینیا سر ہلاتی دوپٹہ طے کرتی پلٹی تو کمرہ خالی تھا۔ خود میں گم اینیا کو اس کے جانے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے آنکھوں کے گوشے جھلساتے آنسو ضبط کرنے کی کوشش ترک کر دی۔ آنسو تواتر سے گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ گھر میں حارث کی منگنی کی تیاریاں زور شور سے جاری تھیں۔ سب تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ مما اور زینیا کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ حارث کی منگنی عید کے روز طے تھی۔ زینیا نہایت جوش سے اسے روزانہ ہر رپورٹ سناتی۔ یمنا کیسی ہے، اس کی پسند ناپسند اور ہر شے اسی کی پسند سے خریدی جا رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زینیا کی باتیں سننے پر مجبور تھی۔ عید کا چاند نظر آ گیا تھا۔ سب تایا ابو کے پورشن میں جمع تھے۔ باتوں کی آوازیں نیچے اسے بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ وہ درد دل سے بے حال صحن میں لکھے پودوں کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھی تھی۔ اچانک حارث کی نگاہ اس پر پڑی۔ اس کے چہرے پر درج دکھ کی تحریر نے اسے تڑپا دیا۔ زینی کی بچی، اسے سچ بتا دو یار۔ وہ اینیا کی خاطر اپنی دوست سے الجھ پڑا۔ یہ آئیڈیا بھی اسی کا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اینیا کی بدلی کیفیت نوٹ کر کے حارث کو بتایا تھا۔ دراصل گھر والے لڑکی دیکھنے گئے ہوئے تھے، مگر یمنا عمر میں حارث سے بڑی نکلی تھی۔ تائی امی کی چھوٹی بہن اپنے بیٹے کے لیے کئی لڑکیاں دیکھ رہی تھی۔ یمنا دلکش نکوش کی حامل خوبصورت لڑکی تھی۔ انہوں نے سبھاؤ سے بات کر کے وہیں اپنے بھانجے کا ذکر کر ڈالا۔ انہیں یقین تھا کہ بہن کو یمنا ضرور پسند آئے گی اور ہوا بھی ایسا ہی۔ ان کی بہن نے اسے بطور بہو پسند کر لیا اور چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصداق یمنا اور سجیل کا عید کے 2 ہفتے بعد بیاہ تھا۔ جن دنوں یمنا کا رشتہ طے ہو رہا تھا انہی دنوں اینیا سارا دن بولائی بولائی پھرتی رہتی تھی۔ زینیا نے نوٹ کیا تو پختہ یقین ہونے کے بعد اس نے سب کو اپنے پلان میں شامل کر لیا۔ وہ بہن کو ذرا تنگ کرنا چاہ رہی تھی۔ حارث نے اختلاف کیا تو بھابھی اور ہانیہ نے اسے فوراً بیاہ سے پہلے زن مریدی کا طعنہ دے دیا۔ وہ بل بلا کر نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا۔ اس سے اینیا کا یاسیت بھرا چہرہ سہا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی محبت بھری نظریں اینیا کے پرسوز حسین مکھڑے پر جمی تھیں۔ بھیا، اس نے بھی آپ کو ستایا تھا نا؟ زینیا نے ہنس کر اسے گویا رضامندی دے دی۔ وہ واقعی بہت سزا کاٹ چکی تھی۔ اسے بھی اپنی بہن پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کندھے اچکاتے ہوئے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے اسے نیچے جانے کا اشارہ کیا۔ عید مبارک اینی۔ اجازت ملنے کی دیر تھی۔ وہ بوتل کے جن کی طرح اس کے سر پر موجود تھا۔ اینی چونک کر اسے دیکھتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ خیر مبارک۔ اینی نے آنکھوں میں بے ساختہ امڑتی نمی اندر دھکیل کر چہرے پر جبری مسکراہٹ طاری کی۔ وہ دشمن جاں کل کسی اور کا ہونے والا تھا۔ حقیقت تلخ تھی مگر سہنا مجبوری تھی۔ تم نے مجھے منگنی کی مبارکباد نہیں دی۔ وہ اسے حقیقت بتانے آیا تھا، مگر اب دل اسے ذرا ستانے پر مائل ہونے لگا۔ وہ اس کے انکار پر کتنا تڑپا تھا۔ بابا اور چچا تو اس رشتے کے زبردست حامی تھے۔ انہیں اینیا کی پسند کا علم ہوا تو وہ بھی بچوں کے پلان میں شریک ہو گئے۔ حالانکہ تایا ابو نے مخالفت کی تھی مگر وہ بھابھی کے کہنے پر مجبوراً مان گئے تھے۔ حارث نے اس کے حسین مکھڑے پر آئی بالوں کی لٹ کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے مصنوعی گلا کیا۔ سوری حارث۔ وہ آسانی سے اپنی غلطی مان کر نادم ہو گئی۔ حارث کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اینیا، میں تمہارے لیے گفٹ لایا تھا۔ حارث اس کے لیے تازہ پھولوں کے گجرے لایا تھا۔ اس نے اینیا کی سمت گجرے بڑھائے۔ تم یہ یمنا کو دے دینا۔ دل کی دنیا میں کوہرام مچ گیا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو دل اسی کے ہاتھوں پہننے کی خواہش کرتا۔ اس نے نرمی سے لینے سے انکار کر دیا۔ اسے تو سجیل دے گا۔ اس کی نظروں میں دنیا بھر کی شوخی اور چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ سجیل اور یمنا؟ اینیا کے ذہن میں زوردار جھماکہ ہوا۔ وہ کرنٹ کھا کر اچھلی اور حارث کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ حارث؟ اس کے لبوں سے ابھرا۔ جی جانے حارث۔ حارث کی شوخی قابل دید تھی۔
एनिया बेयकीनी से उसे फटी फटी आंखों से देखे गई। मुझसे शादी करोगी? हारिस ने मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया। वो बेयकीनी से यकीन का सफर तय करके आई तो आंखें खुशी और मुसरत के आंसुओं से लबरेज थीं। तुम? वो उसे मसनूई गुस्से से मुक्के मारने लगी। अरे अरे यार, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। ऊपर से लड़कियों का टोला आ रहा था। भाभी फिजा में लहराता मुक्का देखकर खुशी से चहकी। वो सारा प्लान समझ गई। दिल की दुनिया में मोहब्बत के फूलों की दिलफरेब महक उतर गई। हारिस उसका था, सिर्फ और सिर्फ उसका। आई लव यू हारिस, वो धड़कते दिल से धीमा इकरार कर गई। इकरार मोहब्बत रूह को ताजगी बख्शता है। हारिस की रूह तक सरशार हो गई। एनिया किसी ट्रांस में महव उसे तके जा रही थी। ओहो, सबने शोखी से जोरदार हुनकारा भरा तो वो शर्मा कर तेजी से कमरे की तरफ भाग गई। हारिस का जानदार कहकहा उसके हमराह था। रोशन चांद की मशहूर कुन चांदनी भी महक उठी और फिजा में मोहब्बत की गुनगुनाहट फैल गई। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। शुक्रिया।